हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। इंडियन पॉलिटी के और टॉपिक्स करते हैं। वी आर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ हम लोगों ने किए हैं, कुछ और छोटे छोटे ले लेते हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सर्टेन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 में होता है यूपीएससी, कंप्राइजेस चेयरपर्सन प्लस members, all are appointed by the president for a tenure of 6 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. उससे पहले all of them may resign to president or may be removed by the president after an inquiry of Supreme Court. बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बॉडीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। कुछ तो संविधान में दी हुई होती हैं, कुछ some are mentioned in the constitution, some are outside the constitution, called extra constitutional. Extra constitutional are of two types. Statutory means created by law माने statute. Non statutory means created by executive order. मतलब ये तो संविधान में दी हुई है, जैसे यूपीएससी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सीएजीआई है, अटॉर्नी जनरल है, सीधे संविधान में इनका जिक्र मिल जाएगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती हैं जो हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड हैं, या तो उनको लॉ द्वारा क्रिएट किया गया है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये कहलाती है स्टैट्यूट से बनी है, लॉ से बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। कुछ होती है नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ये लॉ भी नहीं पास हुआ है, इनको सरकार ने एक अपने ऑर्डर से क्रिएट कर दिया है, जैसे नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनआईसी। ये बॉडीज़ हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट हो जाती हैं, इनके लिए बिल पास करने की, लॉ पास करने की नीड नहीं है। तो तीन तरीके की बॉडीज़ हो जाती हैं। वैसे दो तरीके की, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दो तरीके की और होती हैं, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। तो उनमें से कुछ बेसिक देख लेते हैं। यूपीएससी आर्टिकल 315 में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। इसी में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो भी 315 में ही होता है, मतलब वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यूपीएससी का कॉम्पोजिशन, एक चेयरपर्सन होगा और मेंबर्स होंगे। मेंबर्स का नंबर मेंशन्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देंगे। टेन्योर 6 ईयर्स का है या टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। इससे पहले इस्तीफा देना है तो ये राष्ट्रपति को देंगे, और मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये एडवाइजरी बॉडी होती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होते हैं, तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कंपटीशन कंडक्ट करके एडवाइस दे देती है कि इन लोगों को सूटेबल पाया गया है, यू कैन रिक्रूट देम। इसकी एडवाइस मानना ज़रूरी नहीं है, तो इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी।
ऐसे ही राज्य में हो जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दिस इज़ यूपीएससी चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। ऐसे ही राज्य में होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दिस इज़ वन बॉडी यूपीएससी। CAGI, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल हम डिस्कस कर ही चुके हैं पिछली क्लास में। नाउ इस स्टैट्यूटरी बॉडी में देख लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, established under Protection of Human Rights Act 1993। तो कैसी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी हो गई, एक स्टैट्यूट के अंदर में क्रिएट की गई है। कॉम्पोजिशन comprises a chairperson who may be a retired CJI or retired Supreme Court judge, who may be retired CJI or retired Supreme Court judge, 3 other members, 1 should be a woman and other members like chairperson of National Commission of SC, National Commission of ST, National Commission of Women, National Commission of Minority, वो और मेंबर्स हो जाते हैं। तो बन जाता है एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाई President on the recommendation of a committee headed by PM। एक कमेटी होती है, उसके अध्यक्ष PM होते हैं। वो जिनका रिकमेंडेशन कमेटी देती है उनको ही राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं एज दीज पीपल। ये सब मेंबर अपॉइंट हो जाते हैं। टेन्योर इज 3 years और टिल द एज ऑफ 70 years whichever is earlier। पहले टेन्योर 5 years था, अब 3 years हो गया है, 2019 में चेंज हो गया। 70 साल जो पहले हो जाए उससे पहले दे मे रिज़ाइन और मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करा लेंगे, या वो इस्तीफ़ा देना चाहें तो खुद इस्तीफ़ा दे सकते हैं। ऐसे ही राज्य में होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, वो भी इसी में बनता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। इट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ह्यूमन राइट्स कंट्री में प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑल ऑफ द मेंबर्स एंड चेयरमैन आर अपॉइंटेड बाय दिस। पहले रिटायर्ड CGI चेयरमैन हो सकते थे, लेकिन 2019 में चेंज हुआ, अब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। बाकी ये 3 मेंबर्स परमानेंट होते हैं, बाकी मेंबर्स और भी बहुत सारे होते हैं, डीम्ड मेंबर्स होते हैं। दिस इज़ ह्यूमन राइट्स कमीशन। द हाइएस्ट वॉच डॉग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री इज़ ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऐसी राज्य में होता है स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन अंडर द सेम एक्ट, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। छोटे छोटे पॉइंट हैं। बोर्ड ने बहुत परेशान कर रखा है आजकल।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC established under राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कैसी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। कंप्राइजेस कंपोजिशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड not more than 10 information commissioners appointed by President on the recommendation of a committee headed by PM। सारे पॉइंट लगभग एक से हैं। इन सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हेडेड बाय PM, और कई सारे मेंबर्स भी होते हैं उसमें। टेन्योर इज 5 years और टिल द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर मे रिजाइन टू प्रेसिडेंट और मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अभी कुछ 10 दिन पहले अपॉइंट हुए हैं। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर RTI एक्ट। उनको ओथ दिलाई है राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति ओथ दिलाते हैं इन सबको। तो देयर इज दिस इंफॉर्मेशन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में कह चुका है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज इक्वलेंट टू राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ है आर्टिकल 19(1) स्मॉल a में, राइट टू इंफॉर्मेशन इक्वल टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में माना गया है 19(1) स्मॉल a में। तो राइट टू एक ऐसे ही राज्य में होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सूचना लेने के लिए, RTI लगाने के लिए। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर RTI एप्लीकेबल नहीं होगी, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, या जहाँ भी कुछ लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, उनमें RTI दाखिल नहीं हो सकती। मतलब इसमें एक शेड्यूल है, जहाँ गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ को अपने लिए सेक्लूड कर रखा है, वहाँ पर RTI नहीं लागू होगी। वरना RTI में बहुत सारे नियम हैं, जिसमें अगर सही समय पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो एक्शन भी लिया जा सकता है। तो सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ऐसे ही होता है नीति आयोग, established in 2015 by replacing प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में शुरू हुआ था। प्लानिंग कमीशन जो बनाता था 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और एक नया बॉडी आ गई, नीति आयोग, कैबिनेट क्रिएटेड बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन। तो कैसी बॉडी हो गई? कैसी बॉडी हो गई? इस नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। सरकार ने अपने दस्तावेज से बना दी। ये भी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। प्लानिंग कमीशन 1950 में शुरू हो गया था। इसके चेयरपर्सन PM होते हैं और एक होता है वाइस चेयरपर्सन। उसको मिलती है रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब ये कैबिनेट का पार्ट नहीं है, बट उसकी रैंक मानी जाती है कैबिनेट मिनिस्टर की। प्रैक्टिकली यही चलाता है नीति आयोग को, लेकिन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं PM नीति आयोग के। तो देयर इज नीति आयोग, वाइस चेयरपर्सन एक्चुअली रन्स इट एंड ही एंजॉयज द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर। तो होता है एक नीति आयोग विच हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, और राज्यों को लेते हुए ये काम करता है कोऑपरेटिव
फेडरलिज्म, सेंटर और राज्य मिलके काम करें, ये आइडिया है। सेंटर और स्टेट शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके बेस पे काम करता है नीति आयोग। देयर इज दिस नीति आयोग विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पे काम करता है, ठीक है। दिस इज नीति आयोग। 2012 से 2017 तक का जो 12 5 ईयर प्लान था, ये 5 ईयर प्लान था, वो आखिरी 5 ईयर प्लान था। उसके बाद ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया, तो 2017 के बाद 5 ईयर प्लान्स नहीं होते हैं। ये सिस्टम हमने यूएसएसआर से लिया था। 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम हमने यूएसएसआर से लिया था, जहाँ पर सोशलिस्ट कंट्री होते हैं वहाँ पर ये सिस्टम काम करता है। 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम अब ख़त्म हो गया है, आखिरी प्लान ये हुआ करता था। तो नीति आयोग इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट टेक्स स्टेट्स इनटू कंसिडरेशन। ऐसी एक बॉडी होती है जीएसटी काउंसिल, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संविधान के आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये याद रखना है आपको, बस ये फैक्ट सफिशिएंट है। आर्टिकल 279 कैपिटल ए में होती है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में मेंशन्ड है, और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली हेड बन जाएंगे जीएसटी काउंसिल के। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 279 कैपिटल ए में होती है जीएसटी काउंसिल। जैसे नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे पीएम, ऐसे ही जीएसटी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम्स में, कंप्लीट करने के लिए ले लीजिए भाई, वरना पीसीएस लेवल पे ऐसे टफ कोई बहुत ज़्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं आ सकते। ऐसे ही होती है एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये भी बनी थी कैबिनेट रेजोल्यूशन पर फॉर डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनिटीज़ में एक कोऑर्डिनेशन लाया जाए, एनआईसी। क्योंकि इसका बड़ा जिक्र अखबार में आ रहा था इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एनआईसी बन जाती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इज पीएम। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष हो जाएंगे। सरकार ने अपने दस्तावेज से, सिग्नेचर से एक बॉडी बना दी कॉल्ड राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, क्रिएटेड बाय ए कैबिनेट रेजोल्यूशन इन 1961। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करती है, कम्युनिटीज़ में एक कोऑर्डिनेशन आए। पीएम इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इसकी बैठकें लगभग ना के बराबर होती हैं, बहुत एक्टिव बॉडी नहीं है। जो हालात हैं उनमें इसका एक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम्स के लिए इन दिनों। इम्पॉर्टेंट amendments to the Constitution. First Amendment Act 1951 added Schedule 9। संविधान में ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स थे? 8 थे ना, याद होगा। सबसे पहले संशोधन से शेड्यूल 9 ऐड होता है। पहले 8 थे ओरिजिनली, शेड्यूल 9 ऐड हुआ है बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। पहला अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है 1951 में। और भूमि सुधार कानून, ज़मींदारी एबॉलिशन के लिए भूमि सुधार कानून बनाने थे, और उस समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो उसको सिक्योर करने के लिए एक शेड्यूल ही डाल दिया, शेड्यूल 9, जिसमें जितने भी राज्यों के भूमि सुधार कानून हैं वो डाले जाते हैं। शेड्यूल 9 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पास होता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिससे 14 स्टेट्स प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज में देश को बांट दिया गया था। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिससे देश को 14 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हेडेड बाय फजल अली। फजल अली कमीशन ने बताया था कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने के पार्ट ए स्टेट हैं, पार्ट बी स्टेट हैं, पार्ट सी स्टेट है, पार्ट डी स्टेट हैं, इनको ख़त्म कर दीजिए और 2 तरीके के राज्य बना लीजिए। कुछ तो राज्य हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये वो हैं जो राज्य बनने योग्य नहीं है, सेंटर इनको अपने कंट्रोल में रखे। इस तरीके से एसआरसी पास हुआ था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हेडेड बाय फजल अली, उसके बेस पे पास हुआ था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उससे पहले बात चल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बने, तो शुरू में तो मना होता रहा, लेकिन जब दिसंबर 1952 में somebody went on hunger strike for the creation of a तेलुगु स्टेट आउट ऑफ मद्रास प्रोविंस, तो फिर गवर्नमेंट, जब उनकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक में, तो फिर भारत सरकार ने मद्रास का जो ऊपरी भाग था, जिसे आज मद्रास तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश बना था, तो पहला भाषाई राज्य भारत में बना दिस आंध्र प्रदेश। तो फिर जब ये हो ही गया, तो फिर भारत सरकार ने कमीशन अपॉइंट कर दिया था। तो कमीशन ने बताया कि लैंग्वेज को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, इन प्रोविजंस को भी देखिए, तब राज्य बनाइए। हाँ, भाषा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हो सकता है, लेकिन सिर्फ भाषा के ही आधार पर मत बनाइए। उसी को आगे किया और देश में फिर 14 राज्य और 6 यूटीज़ हो गए थे। 2 तरीके के राज्य, एक स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, ये सेंटर के कंट्रोल में रहते हैं। 10th अमेंडमेंट एक्ट, 10वां अमेंडमेंट एक्ट, जिससे फॉरेन टेरिटरीज इंडिया में आ गई हैं, गोवा, दमन, दीव एंड पौंडीचेरी। 1961 इज दिस थिंग, दादर नागर हवेली बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। दादर एंड नागर हवेली पुर्तगाली कंट्रोल से ले लिए गए थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। 12th 1961 गोवा, दमन एंड दीव, दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी ले लिए गए हैं कहाँ से? ये भी ले लिए गए हैं पोर्चुगीज से, पुर्तगालियों से। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, पौंडीचेरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से, फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी दिस वन। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, पौंडीचेरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे यनम, ये फ्रेंच एरियाज थे, ये सब भारत में शामिल हो गए हैं। 36 1975 सिक्किम खुद भारत का पार्ट बन गया। सिक्किम इटसेल्फ बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। 1975 में 36th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बताया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट स्वर्ण सिंह कमेटी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। बहुत सारे संविधान में चेंज हुए, प्रीएम्बल से लेकर इमरजेंसी तक काफ़ी सारे चेंज हुए, लेकिन इससे एक बड़ा चेंज ये हुआ कि इसने ऐड किया है पार्ट 4th कैपिटल A in the Constitution as Article 51 capital A, which contained 10+1 fundamental duties। इसमें हुआ करती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले 10 थी, 11वीं जुड़ गई बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 11 हैं, पहले 10 थी। पार्ट 4 थे, इकलौता आर्टिकल है 51 कैपिटल ए, फ्रॉम 51 कैपिटल ए
टू 51 कैपिटल ए के। 11वीं ड्यूटी जुड़ जाती है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि इसी से जुड़ा था आर्टिकल 21 कैपिटल ए एज राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, फंडामेंटल राइट में बताया था। तो अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। सबसे बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। और स्वर्ण सिंह कमेटी जो आपको बता रहा था, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये ऐड किया गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशा से ली गई हैं, टेकन फ्रॉम रशा यूएसएसआर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से 11वीं ड्यूटी जुड़ गई। ओरिजिनली 10 ड्यूटी थी। अपने संविधान का ऑनर करें, राष्ट्रगान का जो नेशनल एंथम है उसका ऑनर करें, संविधान फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे आइडियल्स हैं उनका ऑनर करें, भाईचारे को बढ़ाएं, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाएं, देश के प्रॉपर्टी है उसको कंजर्व करें, हेरिटेज को कंजर्व करें, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार न करें, साइंटिफिक टेम्पर इम्प्रूव करें, फ्रेटर्निटी बढ़ाएं, कोऑर्डिनेशन में रहने की कोशिश करें और सब मिलकर काम करें ताकि देश उन्नति करे। ये सारी चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं एक एक फंडामेंटल ड्यूटी में। इसको आप लिख कर याद भी कर लेंगे, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस साल इम्पॉर्टेंट है। इस पे इस साल बहुत एम्फेसिस दिया गया है डिफरेंट सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत से चेंजेस मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ। और 42nd को कैंसिल करने के लिए फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें फिर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जैसे कि आपको याद होगा 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट हो गया था, है ना, याद है। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नो मोर ए फंडामेंटल राइट, बताया था उस समय। राइट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, ये इससे हटा दिया गया था। बहुत सारे चेंज इमरजेंसी में कर दिया गया था कि आर्म्ड रिबेलियन होगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। राष्ट्रपति इमरजेंसी ऑर्डर तभी साइन करेंगे जब कैबिनेट लिखित तौर पे देगी। ये सारे चेंजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 42nd में जो गलत हुआ था उसे करेक्ट किया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 पास्ड बाई जनता पार्टी गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनी थी भारत में आफ्टर कांग्रेस कुछ 2.5 साल के लिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट (52nd Amendment Act 1985 added anti-defection law, दल बदल कानून एंटी-डिफेक्शन लॉ एज शेड्यूल 10 संविधान में 8 शेड्यूल ओरिजिनल थे, 9th ऐड हुआ पहले संशोधन से और 52nd से होता है। एंटी-डिफेक्शन लॉ, ए मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेंबरशिप इफ ही resigns from membership of his political party। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्यसभा का एमपी, लोकसभा का एमपी, एमएलए और एमएलसी, सब पे चारों पे लागू है कि कोई भी व्यक्ति जो जिस पार्टी के टिकट पे एमपी एमएलए बना था, अगर अपनी पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा देता है तो उसकी हाउस की मेंबरशिप भी चली जाएगी। इफ इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी
तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। इफ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेंबरशिप चली जाएगी। इफ एनी मेंबर वोट्स अगेंस्ट व्हिप इशूड बाय पार्टी, वैसे तो हर मेंबर को अधिकार है वो किसी बिल पर, किसी मुद्दे पर हाउस में जैसे चाहे वोट करे, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ में एक व्हिप होता है। व्हिप मतलब होता है आदेश, कड़ा आदेश है। पार्टी ने आदेश जारी किया है कि मध्य प्रदेश में सारे ही विधायक बीजेपी के सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे। कांग्रेस ने बोल दिया नहीं, सरकार के लिए वोट करेंगे। अगर व्हिप जारी हुई है तो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। अगर व्हिप जारी हुई है और मेंबर ने व्हिप के अगेंस्ट वोट कर दिया तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। व्हिप के अगेंस्ट वोट कर दिया तो इन 4 स्थिति में अगर आप जिस पार्टी के टिकट पे मेंबर बने हैं उस पार्टी के को मेंबरशिप, पार्टी की मेंबरशिप छोड़ेंगे तो आपकी हाउस की मेंबरशिप भी जाएगी। आप इंडिपेंडेंट आए थे तो 4-5 साल इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, मेंबरशिप चली जाएगी। आप पार्टी को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। लेकिन आप आए थे इंडिपेंडेंट, फिर आपने बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। आप नॉमिनेटेड थे, आप राज्यसभा के मेंबर बन के आए हैं, जैसे एक्स CJI जस्टिस गोगोई हैज़ बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड कैटेगरी से बने हैं, लेकिन कल वो बीजेपी ज्वाइन कर लें या कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। या व्हिप जारी हो जाएगी और व्हिप के अगेंस्ट अगर आप वोट करेंगे तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। फाइनल डिसीजन इसमें कौन लेता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा के चेयरपर्सन। इसमें राष्ट्रपति या गवर्नर नहीं लेते। अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रही होगी तो फाइनल डिसीजन शैल बी टेकन बाय स्पीकर और चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर फाइनल फैसला लेंगे कि ये एंटी डिफेक्शन का केस बनता है या नहीं बनता है। तो होता है एक दल बदल कानून, ऐड हुआ 52nd अमेंडमेंट एक्ट से एज शेड्यूल 10 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर स्पीकर पे नॉट एप्लीकेबल। कई बार ऐसा होता है, सुन लीजिए बस, कि जब कोई व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनता है तो उसके ऊपर है वो चाहे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे, क्योंकि वो सभी पार्टियों के लिए एक सा है, पूरे हाउस का अध्यक्ष है। तो कुछ स्पीकर ऐसा कर दिया करते हैं, मतलब अगर स्पीकर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी तो उसकी मेंबरशिप हाउस की नहीं जाएगी। बाकी कोई और मेंबर पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ से कौन एक्सक्लूडेड है? तो आप लेंगे स्पीकर, एग्जेम्पशन है उनको, उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो होता है एक दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल कानून याद रखेंगे, स्पीकर के हाथ में फाइनल फैसला होता है, उधर चेयरमैन के हाथ में होता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 326 में चेंज किया, जिसमें वोटिंग एज 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। 326 में वोटर बनने की अनुमति है, तो इसी में जो पहले 21 साल थी एज, वो 18 साल कर दी गई थी। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है इसका नाम हो गया था एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसमें एक सीएम होगा और होगी एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें 70 एमएलएस होंगे और होगा एक सीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉट एलजी। याद रखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं अपॉइंट करता। दिल्ली स्पेशल टाइप ऑफ यूनियन टेरिटरी है जिसमें एक विधानसभा भी है जिसमें 70 एमएलएज होते हैं, सभी के सब इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड नहीं होता, मुख्यमंत्री होते हैं और इनको मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बना दी गई थी 69th अमेंडमेंट एक्ट से एनसीटी ऑफ दिल्ली एज आर्टिकल 239 कैपिटल ए
दिल्ली इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ यूटी, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर अब हो गई है कुछ समय के लिए, तो इसे कहते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये हुई थी, याद रखना है, दिल्ली के सीएम को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, और विधानसभा होती है 70 एमएलएज की, और हुआ करते हैं एक एलजी। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। सारे टिडबिट्स, छोटी छोटी बातें, सारे बड़े टॉपिक्स हम कर चुके हैं। अगले क्लास में हम पंचायत वगैरह सब ले लेंगे और शेड्यूल्स ले लेंगे, बाकी के अमेंडमेंट ले लेंगे, जितने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के और हुए हैं 104 तक हो गए हैं वो ले लेंगे। अगली क्लास में इसको हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।